नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राजद ऑफिस में और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे बिहार में जो खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है और सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, इस पर जगदानंद सिंह जी क्या सोचते हैं। देखिए, समय क्या है, धान की कटाई और रबी और मुख्यतः गेहूं की बुआई। धान काट करके किसान समय पर गेहूं की खेती कर दें, ये किसानों के लिए आवश्यक होता है। हम जब इस देश में पंजाब की बात करते हैं तो 1 माह पहले बुआई ख़त्म हो गई है। हमारी अभी बुआई लोग पिछले 15 दिन से रुक रुक के कर रहे हैं, इसलिए कि धान में बाद में भी खाद डीएपी डाला जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है गेहूं का, यदि बुआई के वक़्त आपने डीएपी नहीं डाला, जिसको हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र मिक्सचर कहते हैं, यदि ये नहीं डाला तो फिर जो शुरुआत के 21 दिन हैं, जिसमें 21 दिन के बाद तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का प्रयोग होने लगता है, लेकिन इसी 21 दिन में गेहूं में टिलरिंग होती है। और आप भी जान लीजिए, जब टिलरिंग का समय हो, जब कल्ले निकलने लगें, 1 दाने से 10 दाना 12 दाना होने का या 12 पौधे होने का जब चांस है, यदि उसके भीतर ताकत नहीं है तो समझ लो कि फिर वो फसल बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज़, 1 घंटे और 1 दिन के विलंब में भी उत्पादन का फर्क पड़ता चला जाता है। कारण, यदि हमारी मैच्योरिटी पीरियड जिस समय गर्म हवा चलने लगती है, जिसको लू कहते हैं, यदि उस समय हमारे उसके पहले गेहूं नहीं पक गया तो गेहूं का पकना और गेहूं का जल जाना दोनों 2 विषय है। जल जाना आग ही से नहीं, उसके दाने छोटे हो जाते हैं, फूल उसके झड़ जाते हैं जब हवा बहती है तो। और परिपक्वता के वक़्त एक सर्टेन टेम्परेचर उसको चाहिए, जिसको हम ठंडा कहते हैं, ठंडा रहना चाहिए। खाद यदि बुआई के समय हमने नहीं दिया तो उत्पादन घटेगा। और एक बात जान लीजिए, प्रकृति के साथ सारी खेती हमारी जुड़ी है। धान की खेती बरसात, और जाड़े की खेती रबी, गर्मी की खेती गेहूं नहीं है। अब ये सरकार समझ नहीं पा रही है। स्वयं कहती है कि कभी हम 30% ही हमको खाद मिला, 40% खाद मिला, 50% खाद मिला। सबको तो मालूम था ना कि खेती का समय क्या है जी। तो ये बताना चाहिए था कि आखिर भारत सरकार ने सारे राज्यों को खाद दिया, बिहार को खाद क्यों नहीं दिया। ये डबल इंजन है ना, तो डबल इंजन में यदि हम लोग सिंगल इंजन थे तो कभी हमने कठिनाई नहीं झेला, बिहार को झेलने ही नहीं दिया। और प्रिपरेशन बेस्ट मैनेजमेंट होता है। आग लगने पर कुआं खोदा नहीं जाता है। आग की संभावनाओं में सारे यदि तैयारी है, खेती के सीजन के साथ हमारा सारा अरेंजमेंट है, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग सारी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इनको तो आपको जानकारी, गेहूं बाहर से आ रहा, क्यों? इस बिहार को गेहूं खिला रहे हो, हरियाणा पंजाब का क्या होगा बिहार के किसानों का? धान की उत्पादकता हमारी पंजाब से आगे जा चुके और गेहूं की उत्पादकता पंजाब के 30% पर है। क्यों? इसलिए कि यहाँ सीजन नहीं पकड़ पा रहे हैं हम। धान को भी अभी 20 रोज यदि हम पीछे करें, अक्टूबर सबसे सही समय है बोने का। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, हम लोग बात कर रहे हैं 14 दिसंबर को। इसका मतलब कि 20-25 दिसंबर तक बुआई होगी और तब फरवरी तक परिपक्वता नहीं होगी। मार्च आते आते गर्म हवा बहने लगेगी और अप्रैल में आते आते तो जिसका पीछे का बुआई है गेहूं का, वो तो बिल्कुल जल जाएगा।
इसलिए इंतजाम में ये सरकार फेल है, केवल नाटक करती है। किसानों की प्रकृति के साथ जो खेती के रिश्ते जुटे हैं उनको इसका ज्ञान ही नहीं। उसके कारण मैं कई बार कह चुका हूँ, नीतीश कभी खेती को देखा ही नहीं। आज जो कृषि मंत्री हैं काफ़ी खेत वाले हैं, लेकिन कभी खेत पर गए ही नहीं। और यहाँ जो बड़े बड़े ओहदे संभाल रहे हैं खेती का, वो श्रीमान जी लोग कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। क्यों अभी या जब से ये लोग हैं सरकार में तभी से क्यों हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए सरकार इस बिहार की गरीबी का कारण है, क्योंकि खेती बंदी कर दी है। ये याद रख लेना, खेती सुचारू रूप से नहीं चलेगा। ये चाहते हैं कि बाहर से अनाज आवे, खेती कमज़ोर होगी, यहाँ से पलायन होता रहे। खेती कमज़ोर होगी, बिहार गरीब रहेगा। बिहार गरीब रहेगा, इनको आनंद आता रहेगा। बड़े बड़े महल बनाने से नीतीश कुमार जी बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जिस देश की दुनिया में, जिस देश की और इस देश में जिस प्रदेश की खेती आगे है, वही प्रदेश, वही दुनिया का देश आगे है। ये सामान्य ज्ञान की बात भी श्रीमान कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री रहने के बाद इनको कृषि से रिश्ता नहीं था, ये रेल मंत्री फिर बन गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ संदर्भ के साथ। चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री, गृह मंत्री नहीं, कृषि मंत्री, बड़े बड़े से हमारे जो देश में हुए, कृषि मंत्रालय संभाल करके इस देश की भूख खत्म की। हम लोग के समय में इस प्रदेश की भूख खत्म हुई, इन्होंने फिर लगता है कि भूख में प्रदेश को डाल देंगे। हम लोग ने एक परिवर्तन किया था। बिहार का सिंबल गोलघर, क्या है बिहार का सिंबल? गोलघर। बाहर से अनाज मंगा के खिलाना। आज केवल एक बात जवाब दो, जब तुम कहते हो कि कृषि रोड मैप का मेरा उद्देश्य था कि हम भारत के हर थाली में बिहार के व्यंजन, बिहार की सामग्री देंगे। अरे मुख्य भोजन चावल, मुख्य भोजन गेहूं, आटा, रोटी, जो कह लो, ये तो बाहर से मंगा के खा रहे हो। तो कम से कम 45-50 लाख टन। जिस दिन यहाँ पर बिहार में आना बंद हो जाएगा, उसी दिन बिहार आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम, श्री नीतीश कुमार ने बिहार को डंपिंग ग्राउंड बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, हम ही लोग की सरकार थी, प्रोक्योरमेंट हम जब करते थे, सितंबर माह में बाहर का मूवमेंट अनाज का बंद कर देते थे। नहीं, ये नहीं होगा यहाँ अनाज का मूवमेंट। एक बार 2 लदी हुई मालगाड़ी अनाज से चली आई। हम लोगों ने कहा कलेक्टर को लौटाओ, क्योंकि हमारे गोदाम में यही रख देगा तो फिर क्या होगा। आज जानते हैं ये गोदाम इनका भरा पड़ा हुआ है। 8 महीने के लिए चावल तसीलते हैं और पूरे 12 महीने के लिए गेहूँ एक छटाक नहीं रखते हैं, और 4 महीने के लिए चावल भी मंगा के खाते हैं। बिहार की खेती की दुर्दशा है। बिहार भारत का खेती में नीचे जा रहा है, और किसानों को कीमत भी मिलनी चाहिए। वो कीमत ही नहीं दे पा रहे हैं। कभी कीमत पर बात करना तो इनके अविवेकपूर्ण कदम की मैं बात बताऊंगा। अरवा उष्णा व्हाट इज दिस नॉनसेंस। पंजाब से अरवा मंगाओगे और बिहार में अरवा पैदा नहीं होने दोगे। पिछले 30 सालों से अरवा चावल बिहार में चल रहा था। कौन सा तुमने प्रिपरेशन किया कि एक बाय एक तुमने बंद कर दिया और कहा कि उष्णा चावल अब बनेगा। नीतीश कुमार जी सीखो। किसान अपनी गेहूं की खेती के बाद जो कुछ पूंजी रहती है वो अपने धान में लगा देता है, और धान की पूंजी से ही गेहूं की खेती करता है। अब धान उसका बिक ही नहीं रहा है। ये जो दिखा रहे हैं 3 लाख 4 लाख, चलो किसी गोदाम में दिखा दो कि तुम्हारा 3 लाख टन कहाँ है नहीं। लेकिन ये गर्दन पकड़ करके कह रहे हैं कुछ दिखा दो खरीद, दिखा दो कुछ खरीद। सारा बेचैन है सोसाइटी। अभी हम धान ले लेंगे, उष्णा चावल बनेगा नहीं,
कल हमारा खेत नीलाम हो जाएगा, घर नीलाम हो जाएगा, सब कोई जेल भेज देगा। भूलना नहीं चाहिए, कोऑपरेटिव किसानों की दुकान है, किसी व्यक्ति का दुकान नहीं जी। एक तो आपने बात बिगाड़ दिया, मोनोपोली कर दिया। जहाँ हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट हम लोग ने शुरू किया था, जो कहते हैं 15 साल में क्या हुआ, भारत में प्रोक्योरमेंट 94-95 लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार ने शुरू कराया था, जब रघुवंश बाबू खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे भारत की सरकार में। हम लोगों की उस मार्केटिंग के सिस्टम को भी तुमने ख़त्म कर दिया। हमारे पूरे तन मार्केटिंग जो यार्ड थे, जो मंडी थी, उसने तुमने ख़त्म कर दिया। आज भारत जो पीड़ित है कृषि कानून से, जिसको किसी तरह से वापस हुआ, नीतीश कुमार 2006 में आते आते इसको लागू कर दिया, मंडियाँ हमारी ख़त्म कर दी। ये मंडियाँ कोई आसमान से नहीं टपकी थी, उस समय की सरकार ने विश्व बैंक से कर्जा लेकर के, सैकड़ों करोड़ कर्जा लेकर के पावर सिस्टम किसानों का खड़ा किया था, किसानों को उचित मूल्य मिल सके इसके लिए। भाई पावर सिस्टम, देयर वाज कॉम्पिटिशंस, तुमने कंपटीशन खत्म कर दिया। तो जब कंपटीशन खत्म कर दिया तो किसान तो बेचारा हो चुका है, निरीह हो चुका है। गेहूं की बुआई कम से कम 20-25 दिन पिछड़ गई, धान की बिक्री हो नहीं रही है, खलिहान में धान पड़ा हुआ है, किसान उसे अघोर रहे हैं। और इस बिहार के किसी किसान के पास अपनी उपज को रखने के लिए गोदाम अपना है नहीं। घर तो रहने के लिए है, उसमें गोदाम तो बना नहीं सकता। इसलिए केवल खाद को मत आप जोड़ो, खाद के साथ जो पूरा रोटेशनल सिस्टम है नेचर के साथ हमारी खेती का, सबको श्रीमान नीतीश कुमार ने डिस्टर्ब कर दिया। ये कभी खेत पर गया ही नहीं। कृषि मंत्रालय से रेल मंत्रालय में आनंद आता था, रेल मंत्रालय में दुर्घटना कराता था तो इस्तीफा करता था, और फिर उसी में चले जाते थे। हो सकता आनंद में आता हो। खेती बहुत कठिन है, प्रकृति के साथ जोड़ करके जो खेतों में किसान अपने जीवन को बिताता है, यदि उसके दुख और तकलीफ को हुकूमत नहीं समझी तो ये बिहार बोलते रहो पिछड़ापन, नीति आयोग, स्पेशल स्टेटस, दुनिया बोलते रहो, लेकिन दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकती। बिहार के किसानों के हाथों में वो ताकत है कि बिहार को आगे बढ़ा दे। वह उत्पादन का भी केंद्र है और उद्योग धंधे का वही बाजार की ताकत उसी खेती से मिलती है हमारी। सर, आज आपके पास आने का यही वजह रहा कि बिहार हो या भारत हो, कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारा राज्य है। और आज भी सुबह हमने बक्सर के कई किसानों से बात किया सर, खाद की आपूर्ति के लिए कि क्या है नहीं है, तो सभी किसान परेशान हैं। जो आपने कहा कि क्या होगा हमारे इस साल का खेती, मैंने एक लाइन में पूरी विस्तार से बात बता दी। किसान परेशान है इसलिए कि सरकार नासमझ है। ये बिहार कोई नहीं है क्या? सरकारें नहीं हैं क्या? बिस्कोमान भी यदि नहीं रहता बाजार में, केवल आज ही बिस्कोमान सरकार की संस्था है, 50% खाद का आवंटन बिस्कोमान को कर दो, देखो कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाता है, देखो किसानों को सही ढंग से मिलने लगता है। 95% व्यापारियों के माध्यम से ये ब्लैक कराते हैं, 5% बिस्कोमान को देते हैं। और देखो बिस्कोमान में भीड़ क्यों लगी रहती है? इसलिए कि बिस्कोमान ही एक जगह है जहाँ क्वालिटी की गारंटी है, क्योंकि वो सरकार की संस्था है, क्योंकि सार्वजनिक संस्था है, और संयोग से उसका चेयरमैन राजद का, हमारा इस दल का कोषाध्यक्ष उसका चेयरमैन है। एक राजद एक संस्था को चलवा रही है, और देखो वहीं पर लोगों को आशा है, वहाँ भीड़ इसलिए नहीं लगती कि खाद की कोई अलग से परेशानी है, बल्कि इसलिए भीड़ लगती है कि केवल कीमत की गारंटी वही है, क्वालिटी की गारंटी वही है। क्यों नहीं निजी लोगों के यहाँ भीड़ लग रही है? और क्यों भी भीड़ कहीं लग रही है तो उस भीड़ को ख़त्म क्यों नहीं करा रहे हो? और सबसे बड़ी चीज़, सरकार की वो संस्था है, सार्वजनिक संस्था है, जनता की संस्था है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। बिस्कोमान 50% दे दो उसको खाद,
और देखो बिहार में सब कुछ सही हो जाता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू। आपने स्पष्ट शब्दों में सुना, इनका साफ करना है कि आग लगने पर यदि आप कुइयाँ खोदते हैं तो उसका क्या समाधान होगा। पूरे फसल चक्र को इन्होंने विस्तार से समझाया, और यदि बिस्कोमान को आप 50% भी देते हैं खाद का अधिकार तो ये सारी समस्या हल हो सकती है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।